द टेबल टॉक पॉडकास्ट में मैं हूं मोनिका शैल और आज हमारे साथ हैं आकृति चंडीगढ़ से, जिन्होंने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 93 क्रैक करा है। आकृति जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको इस टाइम कैसा फील हो रहा है और जो फर्स्ट टाइम आपका रिएक्शन था वो कैसा रहा? अभी तो मुझे बहुत ही खुशी फील हो रही है और आई थिंक एक ग्रैटिट्यूड भी फील हो रहा है कि फाइनली मेरा हो गया। बट उस टाइम फर्स्ट रिएक्शन तो मेरा रिलीफ का था कि आफ्टर सो लॉन्ग ये हो गया। आपने जब सिविल सर्विसेज में जाने का सोचा या उससे पहले ही आपने इसको सोचा था कि मैंने इसको करना है, क्या टर्निंग पॉइंट रहा आपका? मैंने एक्चुअली अपने कॉलेज में डिसाइड किया था कि मैं सिविल सर्विसेज एज अ करियर अपॉर्चुनिटी चूज़ करूँगी, लेकिन उससे पहले ही आई थिंक मेरा ये ओरिएंटेशन बन चुकी थी जो मैंने तब रियलाइज़ नहीं करी। मैं अपनी नानी माँ के साथ ही रहती थी और उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्विस ओरिएंटेशन थी। जैसे उनका एक सिलाई का स्कूल था, तो वो जो बच्चे नहीं, जो लड़कियाँ नहीं अफोर्ड कर सकती थी, उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते थे एंड देन हमारे सामने ही वो अपना ही शॉप खोल लेती थी या उनका एक अर्निंग स्टार्ट हो जाता था। तो ऐसी एक्सपीरियंसेस मेरे चाइल्डहुड का पार्ट रही हैं। तो जब मैं कॉलेज में डिसाइड करी थी कि विच करियर अपॉर्चुनिटी विल बी द बेस्ट, तो सिविल सर्विसेज एक ऑप्शन निकल के आई जहाँ पे मुझे लगा कि मेरी जो वैल्यू सिस्टम इनकलकेट हो चुका है उसको एक करियर पाथ मिल सकता है। सो दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड दिस। सो आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? मैम, मैंने अपनी स्कूलिंग सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से करी है, सेक्टर 26 चंडीगढ़। एंड मैंने नॉन मेडिकल लिया था अपना 11th-12th में। एंड देन माई कॉलेज वॉज फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, सेक्टर 12 चंडीगढ़, जिसमें मैंने प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी करा है। और उसके बाद से फाइनली जब डिसाइड कर लिया तो आफ्टर द ग्रेजुएशन मैंने सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी। सो प्रेपरेशन में काफ़ी अप एंड डाउन्स आते हैं, मोटिवेशन भी लो होती है, तो उस टाइम आप कैसे इसको हैंडल करते थे? जैसे अप्स एंड डाउन्स मोटिवेशन में या इमोशंस में बहुत ज़्यादा रहते हैं और ये हर कोई एक्सपीरियंस करता है। तो उस केस में आई थिंक आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि आप अपनी मम्मी के पास चली जाइए इफ़ यू आर एट होम, या अपनी बहन से बातचीत कर लीजिए, अपने भाई से बातचीत कर लीजिए, या आपके फादर हैं उनके साथ आप थोड़ी देर बैठ के कुछ भी नहीं करना है तो उनके पास जाकर लेट लीजिए, या फिर अपने फ्रेंड्स को बात कर लीजिए क्योंकि वो मजाक भी कर लेते हैं, तो माइंड एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और अगर कभी किसी से बात करने का मन नहीं है तो आप सॉन्ग्स लगा लीजिए या वॉक करने चली जाइए एंड सोचिए फिर कि वाई इन द फर्स्ट प्लेस यू स्टार्टेड दिस, व्हाट वाज इट दैट यू वांटेड कि तुम यहाँ पे आए, इस प्रेपरेशन में घुसे। तो उससे आपकी मोटिवेशन लेवल रिवाइव हो जाते हैं। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्रैक किया या फिर काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा आपको? नहीं मैम, ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। मेरे फर्स्ट 2 अटैम्प्ट में प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था। 3rd अटैम्प्ट में मैंने अपना मेंस लिखा था बट वो क्लियर नहीं हुआ एंड ये 4th अटैम्प्ट था मेरा। मेंस में राइटिंग के लिए आपने कौन कौन सी चीज़ें अपनाई जिससे आपने अपना मेंस क्लियर किया? आपने जनरल स्टडीज़ करी तो उसके लिए आपने क्या क्या चीज़ें करी? मैम, मैंने ऐसे था कि जैसे मेरा फाउंडेशन मैंने अपने आप करी है सेल्फ स्टडी से, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज़ और क्रैश कोर्स की हेल्प ली है। सो मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे प्रेपरेशन के लिए? मेरे पास एग्जैक्ट काउंटिंग तो नहीं है, लेकिन आई थिंक सफिशेंटली मैंने हाफ लेंथ टेस्ट बहुत दिए थे। मेरा ये था कि एवरी 15 डेज़ में मैं फुल लेंथ टेस्ट दे दूँ और उसके बीच में ऐसे नहीं आप बार बार टेस्ट देते रहें, लेकिन आपको ये भी होता है कि फीडबैक के बेसिस पे और रिवीजन के बेसिस पे आप टेस्ट दीजिए। आप नंबर ऑफ़ टेस्ट बढ़ाते रहेंगे विदाउट अपडेटिंग या अपनी फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करें, उसका कोई पॉइंट नहीं होता है। तो अपनी फीडबैक सुनिए, टीचर से अगर आपके कोई हैं बात कीजिए और फाइनली अपने सिलेबस को रिवाइज़ कीजिए, फिर ही टेस्ट लिखिए। बट टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स के लिए दर्शकों के लिए कोई टिप्स? कि करंट अफेयर्स के लिए देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेपरेशन का, कि प्रीलिम्स में ही करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चंस एवरी ईयर आ जाते हैं। और करंट अफेयर्स का मेंस में ये रेलेवेंस होती है कि आप एग्जाम्पल्स अगर बहुत ही रेलेवेंट कोट करेंगे विच इज़ अ गुड थिंग इन मेंस। तो ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके लिए आप एक तो सोर्स होता है न्यूज़पेपर्स का, कि आप न्यूज़पेपर्स उठाइए, एवरीडे रीडिंग कीजिए। वो ज़रूरी है क्योंकि आपको अपडेटेड भी रहना है कि अभी चल क्या रहा है देश भर में। वहाँ से आप एक अच्छे एग्जाम्पल्स या कोई जैसे बायोटेक में कोई अपडेट आया है वो अपने आप नोट्स में जैसे प्रीलिम्स के लिए वहाँ लिख दीजिए बायोटेक में वैक्सीनेशन का ये अपडेट है, तो अब बाद में उसके बारे में कोई छोटी वीडियो देख लीजिए या कोई आपको करंट अफेयर्स मैगजीन्स हैं
हैं वहाँ से उठा लीजिए इन्फॉर्मेशन, और कोई अच्छा एग्जाम्पल है तो आप एथिक्स में डाल लीजिए या आप GS में कहीं लिख लीजिए कि ये एग्जाम्पल यूज़ हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स आपके मेंस में भी हेल्प कर रहे हैं और प्रीलिम्स में भी कर रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर मैगजीन्स आती हैं, वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आप वो रीड कीजिए, चाहे मंथली, चाहे ईयरली, चाहे डेली, वो आप पे डिपेंड करता है हाउ यू वांट टू प्लान अराउंड इट। बट ये 2 सोर्स आप यूज़ करके बहुत ही अच्छे से करंट अफेयर्स प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो जब आप प्रेपरेशन करते थे तो आप नाइट आउल हैं या फिर आप अर्ली बर्ड हैं? देखिए, कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतना कभी कभार मोनोटनस हो जाता है। कभी आपको रात में नींद नहीं आ रही है तो यू कांट बी एन अर्ली बर्ड, फिर आपको सोना पड़ेगा। एंड रात में आप लेट प्रिपरेशन जाएगी तो यू विल बी अ नाइट आउल। तो ये ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है थ्रू आउट दी प्रिपरेशन। जब बर्नआउट हो जाता है, जब आपको बहुत स्ट्रेस हो जाता है पढ़ाई के बाद, तो फिर उसके बाद आपको जब रिलैक्स करना होता था तो आप क्या करते थे उसके लिए? आई थिंक देखिए बहुत ऑप्शंस होती हैं, बट मेरा फेवरेट ऑप्शन तो यही था। आई यूज़ टू कॉल अप माई फ्रेंड, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, निखिल। मैं उनको कॉल कर लेती थी और हम मजाक कर लेते थे, कुछ इधर उधर की बात कर लेते थे, तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता था और थोड़ा बर्नआउट कम हो जाता था। या फिर आप सेकेंड डे क्या कर सकते हैं, मैं फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ अपना छुट्टी ले लेती थी कि आज पढ़ाई नहीं करनी इतनी देर, क्योंकि अगर बर्नआउट हो जाएगा ना तो ना कुछ आप रिटेन कर पाएंगे, ना कुछ प्रोड्यूस कर पाएंगे, और ये बहुत ही ह्यूमन है, ये होता ही है। तो इस चीज़ के लिए एक तो मैं बातचीत कर लेती थी, कभी कोई अच्छी मूवी आ रखी है तो वही लैपटॉप पे देख ली। जैसे आपने बोला कि फ्रेंड्स का बहुत रोल रहा है, तो आपका जो ये जर्नी है यूपीएससी की प्रेपरेशन की, उसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स का कितना सपोर्ट रहा? तो आपको काफ़ी लोगों ने बोला भी होगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो उस चीज़ को आपने कैसे हैंडल करा? फ्रेंड्स और फैमिली के डिपार्टमेंट में तो मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरी फैमिली ने कभी भी नॉट इवन अ शेड ऑफ डाउट कास्ट करा कि नहीं हो पाएगा। वो मेरे से ज़्यादा भरोसा था मेरे पे कि हो जाएगा, तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि उनका कोई मतलब मेरा ही डिसीजन था ये करने का। दे नेवर इम्पोज्ड एनीथिंग। और अब मानिए अगर मैं बीच में छोड़ भी देती तो मेरे से ये नहीं पूछता कोई कि क्यों छोड़ दिया। तो फैमिली के केस में तो बहुत ही अच्छा था। मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरा एक ब्रदर है जो ओमान में रहता है, फिलिप, निखिल जैसे मैंने अभी नाम लिया, और रिधिमा, ये तीनों जने एक कॉन्स्टेंटली सपोर्ट रहे हैं कि मतलब कभी भी इन पर कॉल कर लिया, कुछ भी कर लिया, और सभी अगेन बिलीव करते थे कि दैट आई विल बी एबल टू मेक इट। एंड कोई प्रेशर नहीं कि ये कर लो वो कर लो, बहुत बढ़िया था। लेकिन जैसे कभी कभार हो जाता है कि पीपल आउटसाइड द फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो आपको देखते हैं आप प्रिपेयर कर रहे हो, या कभी किसी को पता भी नहीं होता है, पता होता है तो वो कभी कभार सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ करेंगे नहीं करेंगे तो वेले ही बैठे हैं। तो उनका ऐसे डायरेक्टली तो कोई नहीं बोलता है, बट कहीं ना कहीं बिहेवियर में ये ज़रूर शो हो जाता है। बट दैट आई थिंक इट शुडंट बॉदर यू, बिकॉज बॉदर क्या करना चाहिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, बाकी और कोई मैटर ही नहीं करना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया तो आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है ना बच्चों, जब जैसे जिसमें प्रेपरेशन करनी होती है, तो आपने सोशल मीडिया से दूरी बना के रखी थी या फिर उसको आप मैनेज कर रहे थे? नहीं, मैंने तो जैसे अपने ग्रेजुएशन के बाद व्हाट्सएप डिलीट कर दिया था, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, वही 2 चीज़ें थी आई थिंक मेरे पास। इट वाज ऑल, आई डिलीटेड इट। बट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो मैं यूज़ कर लेती थी, नॉट जस्ट कि थोड़ा एंटरटेनमेंट सेक के लिए, बट कोई एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अपडेट्स आते रहते हैं रेगुलरली। तो यूट्यूब मैं यूज़ करती थी, बट नथिंग एल्स। सो इट वॉज कम्प्लीट एलिमिनेशन। सो जैसे आपने इसको यूपीएससी को चूज़ किया, तो आपका कोई प्लान बी भी रहा होगा कि अगर ये सेलेक्ट नहीं इसमें होती तो मेरा प्लान बी क्या रहेगा? हाँ जी, ये आई थिंक प्लान भी तो बहुत ही रियलिस्टिक सी और प्रैक्टिकल चीज़ है। आई थिंक ये सभी को दिमाग में रखनी चाहिए, बिकॉज यूपीएससी का कन्वर्जन रेट इज़ वेरी लेस। तो इसलिए मेरा प्लान भी मेरा इंजीनियरिंग ही था। मैंने अपने कॉलेज में पूरा सिंसियरली पढ़ाई करी है, तो वहाँ पे भी मेरे को ये था कि अगर नहीं हो पाता तो सप्लाई चेन एक ऐसी फील्ड थी जहाँ पे मैं परस्यू कर सकती थी, या फिर टूल डिज़ाइनिंग। ये 2 एरियाज़ में मेरे इंटरेस्ट थे, तो अगर ये नहीं तो फिर वही। जैसे आपने न्यूज़पेपर से जैसे बोला कि मैंने न्यूज़पेपर से भी रीडिंग करी, तो आप उसके लिए पर्टिकुलरली नोट्स बनाते थे या फिर ऐसे ही उसको रीड करते थे? नहीं, मेरे को 1 आवर लग जाता था एवरीडे रीडिंग के लिए। तो उसमें मैं एक तो रीड, जैसे आप एक होता है इन्फॉर्मेशन आप ऐसे गल्प कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन ओनली, तो वो नहीं करना होता, क्योंकि आप एक एस्पिरेंट हैं, आपको पता भी होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, देश के बाहर क्या चल रहा है। आपका ओपिनियन डेवलप होता जाना चाहिए फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो आपको काम आएगी इन द सर्विसेज। तो एक रीडिंग तो यही होती थी कि क्या क्या चल रहा है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट
एनीथिंग या ओपिनियन बिल्डिंग का। लेकिन उसमें से मैंने जैसे आपको बोला कि कई ऐसी चीज़ें, अच्छे एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरा सिलेबस क्या है, तो सिलेबस हर बच्चे को पता होता है, वो दिमाग में जब होता है तो इमीडिएटली आपको वो पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन या एग्जाम्पल है या एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट नया आया है जो आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको मैं एक छोटे अपने नोट्स बना रखे थे, मैं वहाँ पे डाल लेती थी सिंपली। तो सिर्फ यही करती थी मैं, नथिंग मोर इंटेंसिव इन न्यूज़पेपर फॉर दैट। जैसे आईपैड, आईफोन्स पे लोग स्टडी करते हैं, बच्चे स्टडी करते हैं, तो आपने पेन पेपर का यूज़ किया था या फिर आपने आईपैड्स का भी यूज़ किया था? नहीं, मेरा आई थिंक मिक्स था कि जो मेरे सब्जेक्ट के नोट्स थे वो सब पेन एंड पेपर थे। तो मैंने मल्टीपल टाइम्स नोट्स अपने रिवाइज़ करे हैं और वो सब पेन एंड पेपर से करें, क्योंकि पेन एंड पेपर पे लिखने की हैबिट भी ज़रूरी होती है। राइटिंग ऑल्सो मैटर्स, प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स। तो इसलिए नोट्स मेरे पेन एंड पेपर ही थे। लेकिन मैं अपने गूगल डॉक्स यूज़ करती थी, जैसे मैंने बताया करंट अफेयर्स के लिए। वो ईजी हो जाता है आपको ना कुछ भी सर्च करके निकालना, कि अगर बायोटेक है तो आप फटाफट टाइप कीजिए बायोटेक, या नैनोथेरेपी में या किसी भी नैनो फील्ड में, स्पेस में, कहीं भी कुछ आया, यू जस्ट टाइप इट एंड वही सब चीज़ें अपडेट्स आ जाएंगी और वहीं पे आप अपडेट करते जाइए। तो आप ये 4 साल के देखिए, मेरे हर सब्जेक्ट के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बन रखे थे और मैं वहीं अपडेट करती थी यूजिंग करंट अफेयर मैगजीन्स। रिज़ल्ट आने से पहले आपका मेंटल स्टेट क्या था? जब रिज़ल्ट आया आपने खुद देखा या फिर किसी और को बोला? और उस टाइम आपकी कैसी मतलब सिचुएशन थी, कैसा रिएक्शन था? मैंने, वैसे तो मेरी सिस्टर कह रही थी कि मैं ही देखूंगी रिज़ल्ट, लेकिन मैंने कहा था, मैं दिमाग में सोच रही थी कि देखना तो मैंने ही है, मुझे ही पता लगेगा सबसे पहले। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया, आई जस्ट केम टू नो कि द रिज़ल्ट इज़ आउट। तो मैंने यूपीएससी साइट डाउनलोड करके देखा एंड आई जस्ट टाइप माई नेम, और तो वहाँ पे मेरे को दिख गया। एंड उस टाइम मेरा रिएक्शन था साई ऑफ रिलीफ का। फिर मैंने अपनी मदर को बोला, वो अभी मेरी बहन से ही बात कर रही थी फ़ोन पे, तो मैंने कहा प्लीज़ दीदी को बुला लीजिए। तो व्हेन शी केम, वहाँ पे मैंने तब बताया कि मेरा ऐसे ऐसे हो गया है, एंड इट वाज एन इमोशनल मोमेंट। तो जो अभी बिगिनर्स हैं, जो भी प्रेपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने भी स्टार्ट करी है, तो उनके लिए टॉप 3 टिप्स क्या रहेंगी? देखिए कि जैसे आप प्रेपरेशन शुरू कर रहे हैं तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी किसी रिजिडिटी से या किसी के प्रेशर में ये बिगिनिंग मत कीजिए। किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता, कईयों का लास्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छी रैंक आ जाती है। तो ये एक लॉन्ग हॉल है। अगर आप घुस रहे हैं, यू आर फाइनली डिसाइडिंग, तो आपको अपने आप दिमाग में फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी चाहिए और एक विल पावर भी रखनी चाहिए कि ये करना है तो धीरे 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 करना ही है। सेकंड चीज़ मैं ये बोलूँगी कि देयर इज़ एन ओशन ऑफ सिलेबस। उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस, रेगुलर टेस्टिंग, फीडबैक फ्रॉम क्वालिटी टीचर्स बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलता कब आपकी प्रिपरेशन एकदम हेवायर चली जाती है, या फिर आप बार बार बहुत ज़्यादा कुछ कंज्यूम करते रहते हैं एंड यू डोंट रियलाइज इट, कब रुकना है, कब चलते जाना है। एंड फाइनली थर्ड चीज़ मैं ये बोलूँगी कि अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए, या अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली की ज़रूर हेल्प लीजिए। कंप्लीट आइसोलेशन फॉर अ ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट पॉसिबल। तो अपने फ्रेंड्स को पास रखिए, अपनी फैमिली के पास रहिए, ताकि आप उनकी सपोर्ट ले सकते हैं व्हेन एवर यू नीड इट। आकृति, आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था वो क्या रहा है? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था साइकोलॉजी का। ओके, तो आपने साइकोलॉजी को क्यों चूज़ किया? मतलब क्या रीज़न रहा उसका चूज़ करने के लिए? कॉलेज में डिबेटिंग करती थी, ओके। तो मैंने वहाँ पे आई केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट जिनके नाम जब मैंने सुने मेकिंग इन आर्ग्यूमेंट्स या अपने सीनियर्स के थ्रू, तो मैं टाइप करके यूज़ टू रीड अबाउट देयर थ्योरीज, देयर ओन बैकग्राउंड। तो वहाँ से मेरा साइकोलॉजी में आई थिंक इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। एंड ये एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जो आपको ऐसे राइटिंग में और आपको एथिक्स में भी हेल्प करता है, बिकॉज देयर इज़ सफिशिएंट ओवरलैप ऑफ टॉपिक्स इन एथिक्स एंड इन साइकोलॉजी। और ऐसे के केस में भी जैसे बहुत अच्छे, क्योंकि ह्यूमन साइकी से एसोसिएटेड होता है ये, तो आप कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके इंट्रोडक्शन या बीच में आर्ग्यूमेंटेशन कर सकते हैं। तो आई थिंक ये 2 चीज़ों की वजह से या इंटरेस्ट की वजह से मेरा साइकोलॉजी की तरफ टिल्ट बन गया था फॉर ऑप्शनल। सर्विस ज्वाइन करने के बाद आपने क्या सोचा है कि आप कौन से सेक्टर में चेंज चाहते हैं कि मैं जब यूपीएससी क्रैक कर लूँगी तो मैं इस सेक्टर में चेंज लाना चाहती हूँ? देखिए, मैं आई थिंक आई से विमेन एंड चाइल्ड के एरिया में मैं डेवलपमेंट में, सेफ्टी में और एम्पावरमेंट में काम करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, बट आई थिंक वी आर अ लॉन्ग वे फ्रॉम, जिसको हम मॉडर्न वुमेन कह सकते हैं, वी आर अ लॉन्ग वे फ्रॉम दैट। तो उसकी रियलाइजेशन के लिए मैं अपनी कंट्रीब्यूशन ज़रूर देना चाहूँगी। जैसे आपके नियर डियर वंस हैं, जब आपने उनको अपनी प्रेपरेशन के बारे में बताया, फिर उसके बाद आपने बोला कि मेरा यूपीएससी क्रैक हो गया है, तो उनका क्या रिएक्शन रहा? आई थिंक हैप्पीनेस ही था उनका भी
तो वो सब कॉल कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो वांटिंग टू कम होम. एवरीवन वाज हैप्पी बिकॉज क्योंकि फैमिली कैसी होती है जो खुश फील करती है. इफ़ एनीवन फ्रॉम द फैमिली इज़ एबल टू डू समथिंग, कुछ अचीव कर लेते हैं, तो सब रिलेटिव्स उसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं. लास्ट में उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो जो इतनी बार बार अटैम्प्ट्स के बाद भी सक्सीड नहीं हो पा रहे हैं और उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल जैसे बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम 1 बार 2 बार 3 बार हमारा क्लियर नहीं होता तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं. कई तो प्रैक्टिस करना ही छोड़ देते हैं कि हमें नहीं अब यूपीएससी की तैयारी करनी है. तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए कि वही है, ये इंडिविजुअल डिसीजन ही होता है कि किसी को कंटिन्यू करना है या छोड़ देना है. लेकिन ये कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं, इट शुड नॉट बी ड्रिवन बाय इमोशंस. ये नहीं होना चाहिए कि अब आपका आया, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप एंगर में हैं, आप फटाफट क्या जी नहीं जी हो गया, अब हम कुछ और कर रहे हैं. अगर आपने इतना इन्वेस्ट करा है तो ये डिसीजन ऑफ कमिंग आउट ऑफ दिस शुड ऑल्सो भी बहुत ही सोचा समझा. कि आपका रिजल्ट है, आपको नाम नहीं दिख रहा है और अभी आपका 2nd या 3rd अटैम्प्ट है, तो कोई बात नहीं, अभी अटैम्प्ट्स और पड़े हैं. अगर करना चाहते हो तो बहुत लोग 6th अटैम्प्ट में भी रैंकर्स बनते हैं. और कईयों की किस्मत मतलब प्रैक्टिस, राइट डिसीजन, गाइडेंस ऐसी होती है कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाते हैं. तो ये कोई ऐसे नहीं कि अगर इस अटैम्प्ट में नहीं निकला तो इट इज़ समथिंग रॉन्ग. और इवन इफ़ आप सारे अटैम्प्ट्स एग्जॉस्ट करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपने बीच में छोड़ दिया है, इसको एज कॉमेंट्री ऑन योर आइडेंटिटी नहीं लेना चाहिए. आपके पास और भी बहुत काबिलियत है, आप कुछ और परस्यू कीजिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इसी को एज एन एंड ऑफ एवरीथिंग नहीं समझना चाहिए. तो पेशेंस ज़रूरी है टू कंटिन्यू. अगर आपने निकलना है तो सोचा समझा डिसीजन लीजिए. अगर कंटिन्यू करना है तो अडेप्ट करते जाइए कि गलती कहाँ थी, उसे इम्प्रूव कैसे करना है. जो बच्चे अभी स्टडीज़ कर रहे हैं, तो जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं कि वो अपनी रूटीन को कैसे मैनेज करें? देखिए, मैं कुछ भी बोल दूँगी ना, पीपल वुड वांट टू कॉपी, लेकिन वो नहीं करना है. अपना ही इंडिविजुअल डिसीजन लीजिए कि आपका डेली रूटीन कैसा दिखेगा या फिर आपका वीक कैसा दिखेगा. ये मैंने हर कोई आपको अभी जितने भी रैंक्स आई हैं वो सब आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देंगे. लेकिन मैं ये बताना नहीं चाहती बिकॉज आई वांट कि हर कोई अपना खुद ही डिसाइड करे, क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है. कई चीज़ें मेरे लिए काम कर जाएंगी पर उनके लिए नहीं करेंगी. तो आई थिंक यू शुड डिसाइड व्हाट योर डे शुड लुक लाइक. आकृति, मेंस में एसेस का बहुत एक क्रूशियल रोल होता है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अच्छे स्कोर नहीं ले पाते. आपने एसेस की प्रेपरेशन कैसे करी? देखिए, मैं ना यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने फ़र्स्ट अपना ऐसे लिखा था ना अराउंड 3 years बैक, तो वो ऐसे लिखा अगर आप आज रीड करेंगे ना, आपको ठीक से सेंस ही नहीं बन पाएगी मैंने क्या लिखा था. लेकिन आज जो मैंने ऐसे लिखा है वो एक ऐसा मतलब जैसे मेरे लास्ट ईयर मेंस में 136 मार्क्स थे इन ऐसे राइटिंग, विच वॉज़ अ वेरी गुड स्कोर. तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में एक इंसान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेरा दोस्त निखिल. तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही फर्स्ट डे से ही जब मेरे ऐसे राइटिंग मुझे पता चल गया था कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, तो मैंने हर हफ्ते एक ऐसे लिखने का डिसीजन ले लिया था. तो अराउंड 2 years मैंने हर हफ्ते एक ऐसे लिखा है. एंड उससे पहले मैंने ये समझा कि करना क्या है. तो पहले जैसे आप ऐसे रीड करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट्स कुछ आते हैं, कोई डिमांड होती है क्वेश्चन की, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेंगे टॉपिक पढ़ते कि अच्छा ये एग्जाम्पल्स हैं, इसी से शुरू करना है, तो आप कहीं ना कहीं बीच बीच में या तो आपको कंटेंट नहीं मिलेगा कंप्लीट करने के लिए, या तो आप एग्जाम्पल ड्रिवन ही पेपर लिखाएंगे. तो मैंने इसका ऑपोजिट यूज़ करा, जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना शुरू किया एंड फिर कहीं कहीं जगहों पे आई यूज़ टू स्प्रिंकल दोज एग्जाम्पल्स या हिस्ट्री से कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल्स लेके आती थी ताकि वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करे बेटर, इलस्ट्रेट करे रादर देन एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट पे आना. तो ये जो चेंज इन ओरिएंटेशन थी वो मेरे दोस्त ने मेरी करवाई है. एंड धीरे 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 इम्प्रूव करते गए, तो उस चीज़ का मुझे बहुत ही फ्रूट भी मिला. फिर उसके बाद टुवर्ड्स दी एंड जैसे कभी मैंने टेस्ट्स दिए तो अगेन किसी एक्सटर्नल सोर्स से भी, बिकॉज ही इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ही इज़ एन एक्सटर्नल पर्सन, बट वो अपनी इंग्लिश की नॉलेज से, ग्रामर की नॉलेज से और अपनी नॉलेज से ही मुझे हेल्प कर रहा था. तो मुझे ये भी था कि किसी जो इनसाइड प्रिपरेशन में जो हैं टीचर्स या किसी, उनसे चेक करवाऊँ. तो मैंने, आपको पता नहीं है मैंने कितने सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी ऐसे लिख लिए थे. तो मुझे ऐसे होता था कि कोई भी आएगा 2 minutes के अंदर अंदर डिसीजन ले लेती थी मैं कि कौन सा ऐसे लिखना है, पार्ट ए में, पार्ट बी में. एंड फिर उसके बाद अगले 10 मिनट में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेती थी मैं, और फिर उसके बाद सीधा ऐसे रिटर्न. तो मेरा दोनों पेपर में
10 मिनट पहले ऐसे का पेपर ख़त्म हो जाता था। थैंक यू आकृति, आपने बहुत अच्छे टिप्स शेयर करी हमारे साथ। आई होप जो ऑडियंस ये पॉडकास्ट देखेगी तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी।